गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन गांधी जी की और अंग्रेजों की वहाँ पे जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे वहाँ के प्रधानमंत्री, या जॉर्ज पंचम थे वहाँ के राजकुमार, उनके मध्य जो वार्ता हुई, या वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के मध्य जो वार्ता हुई, वो वार्ता असफल हो गई। इस वजह से दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा क्यों फेल हो गया? तीसरे में भी कांग्रेस भाग लेने लंदन नहीं गई थी, या कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा वहाँ भाग लेने के लिए नहीं गया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो रिपोर्ट बन के तैयार हुई, इसे श्वेत पत्र बोला गया। वो एक संवैधानिक दस्तावेज था, वो एक संवैधानिक प्रारूप था, वो एक संवैधानिक रिपोर्ट थी। उसी संवैधानिक रिपोर्ट को जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद बनी थी, उसी रिपोर्ट को कहा गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब जो भी मैंने बताया इसे आप रिपीट करके देखिए, इसे पॉज करके देखिए, इसे बार बार रिपीट करके देखिए, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला मुद्दा क्या था, तो देखिए इस अधिनियम में, इस एक्ट में क्या था? 321 आर्टिकल्स, 321 आर्टिकल्स थे। काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 321 आर्टिकल्स थे इस रिपोर्ट में, इस अधिनियम में। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या है, इस अधिनियम में, इस एक्ट में 10 अनुसूचियां थी। क्या थी? 10 अनुसूचियां थी। ये भी मुद्दा आपको याद रखना है। 10 अनुसूचियां थी और 321 आर्टिकल्स थे। कौन से अधिनियम में थे ये? 1935, जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में सामने आया था। तो इसमें भारत में संवैधानिक सुधारों के दिशा में कार्य करने के लिए इसे एक आदर्शपूर्ण तरीके से बनाया था। ये ब्रिटेन में ही बना था, ये लंदन में ही बना था। तो देखिए क्या क्या इसकी खूबसूरती थी, क्या खासियत थी, और आपको क्यों पढ़ना है, आपको परीक्षा के लिए क्यों अंडरलाइन कर ले पॉइंट, वो एसवीएस करने में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा आप एक एक पॉइंट। तो देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बात रही, तो महत्वपूर्ण बात, भारत से, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भारत से बर्मा को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया था, कर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसे नोट कर लेना आप। भारत से कौन से देश को अलग कर दिया गया? बर्मा को अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला मुद्दा, भारत में इसी अधिनियम के द्वारा, कौन से 1935, इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई, कौन सी है जी? आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। क्योंकि आपको पता है आरबीआई बैंक कब बनी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इसी अधिनियम में भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, एक आर्थिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया गया? एक बैंक बनाई गई पूरे ओवरऑल भारत के स्तर पर। तो इस बैंक का नाम क्या रखा गया? आरबीआई रखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अगला मुद्दा क्या है इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट बात, उड़ीसा। ठीक है साहब, सुना होगा अपने राज्य का नाम, बिहार सुना होगा, जिसकी राजधानी पटना है, और क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी, सुना होगा आपने। और ये भी सुना होगा सिंध प्रांत, तो बहुत सुना होगा आपने। जब मुस्लिम आक्रमणकारी हम पढ़ते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी पढ़ते हैं, या उत्तर पश्चिमी जगह से जो भी आक्रमणकारी आते हैं, चाहे आप सिकंदर का नाम लो, चाहे आप मेगास्थनीज का नाम लो, है ना, चाहे ईरानी आक्रमणों की बात करो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात करो, जो भी आक्रमणकारी रहे भारत पर आने वाले, चाहे चंगेज खां आक्रमणकारी की बात करो, कहाँ से आए वो लगभग आक्रमणकारी? सिंध से ही आए, सिंध के माध्यम से ही भारत में प्रवेश किया। तो ये भी एक राज्य है। ये राज्य आज की डेट में कहाँ है? ये राज्य आज की डेट में पाकिस्तान है, लेकिन अविभाजित कहाँ था? ये भारत में ही था, ये भारत का हिस्सा ही था, जो सिंध था। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो उड़ीसा, बिहार और सिंध को नए राज्य के रूप में, गठन किया गया, नए राज्य के रूप में गठन किया गया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इन तीनों राज्यों को गठन किया गया। अगला मुद्दा क्या है इसमें, भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। किसकी व्यवस्था की गई? एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब, जो भारत का संविधान चलेगा, भारत का पॉलिटी चलेगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलेगा, या भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी, या है ना, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होगी, वो कैसे चलेगी? वो संघीय व्यवस्था पर आधारित होगी, है ना। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, भारत की जो शक्तियां होंगी प्रधानमंत्री में निहित होंगी, है ना।
इस तरीके की व्यवस्था को उन्होंने किया, यहाँ पर व्यवस्था की। भारत में अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में 1935 के एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी या प्रावधान किया गया था, आप ऐसे पढ़ सकते हो। इसका प्रावधान किया गया संघीय न्यायालय, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको याद रखना है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया? 1935 के अधिनियम में। संघीय व्यवस्था को लागू करने की बात कब की गई? 1935 के अधिनियम में ये बात की गई थी। आरबीआई बनाने की बात कब गई? 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम था, उसके माध्यम से इस व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी। और अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, प्रांतों से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1919 में, प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर बताया था मैंने दो तरीके से, या दोहरा शासन। प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में लागू कर दिया था। कहां पे लागू कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया था। केंद्र में इस व्यवस्था को, इस शासन को, इस प्रशासन को लागू कर दिया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रांतों में लागू किया दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था इन द सेंस ऑफ, एक विषय ऐसे जो आरक्षित विषय होंगे जिन पर गवर्नर जनरल डिसीजन लेगा, एक विषय ऐसे जो स्थानांतरण होंगे, मतलब विषय उनमें चेंज किए जा सकते हैं, विषय बदले जा सकते हैं ना, कोई भी विषय ऊपर नीचे किया जा सकता है। उन पर कौन लेगा? जो भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे और जो मंत्री बनते थे, वो निर्णय उन पर ले सकते थे। तो 1919 में ये व्यवस्था कहाँ पे लागू थी? राज्यों में लागू थी, प्रांतों में। लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों से हटाकर कहाँ पे लागू कर दी? केंद्र में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें बता देता हूं मैं, बाद में आप रिपीट करके वीडियो को पॉज करके बाद में आप देख सकते हो। इस तीनों अधिनियम को, काफी इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम आपके लिए, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का लगभग मैं लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, लेकिन परीक्षाओं में कई बार आ गया, लगभग 75%। कितना? लगभग 75% इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा लिया गया है। आप याद देख सकते हो, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1935 में ये अधिनियम। इसका निर्माण लंदन में हुआ था। कहाँ पे निर्माण हुआ था? लंदन में। तो कब हुआ था इसका? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही आप कह सकते हो इसका निर्माण हुआ था। इसे श्वेत पत्र बोला गया, इसे मूल दस्तावेज बोला गया। तो 75% जो आज का भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान है, इस समय सर्वाइव कर रहा है देश में, कानून की दृष्टि से, कानून के हिसाब से जो देश में लागू है, उसका 75% भाग तो कहाँ से अडॉप्ट कर लिया हमारे देश के लोगों ने? 1935 के अधिनियम से अपना लिया था। देखिए तो बच्चों, अगला मुद्दा क्या है इसमें जो आपको पढ़ना है? अगला मुद्दा क्या है? इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया था। इस एक्ट के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया था। शक्तियों का विभाजन आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होती थी संघ शक्ति, संघ शक्ति हो गई, प्रांतीय शक्ति हो गई, है ना, शक्तियां हो गई, प्रांतीय शक्तियां हो गई, संघ शक्तियां हो गई, और तीसरी हो गई, आपको मैं बता देता हूं, संघ हो गई, प्रांतीय हो गई, और संयुक्त शक्तियां हो गई। संयुक्त शक्तियां हो गई। ये 3 प्रकार की शक्तियों को डिवाइड किया गया था, है ना। इसी तरीके से बोला जाता है 3 सूचियों। बिल्कुल, संयुक्त जो शक्तियां थी उनमें क्या था? इसमें राज्य भी आएगा और सर केंद्र भी आएगा। कहने का मतलब दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। और प्रांतीय शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा? जो राज्य सरकारें होंगी, जो राज्य की होंगी, वो कानून बनाएंगी। संघ शक्तियों पर कौन बनाएगा? जो केंद्र में होगी सरकार, वो बनाएगी, है ना। जो भारत सरकार होगी
वो बना गई। आप बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों। तो अगला पॉइंट और इसमें आप देख लीजिए क्या व्यवस्था है, इसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर ये व्यवस्था, हालांकि मैं दूसरे तरीके से बता दिया है, वही बात है। देखिए मंत्री परिषद को, काफी इंपॉर्टेंट बात है, मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति, मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। किसको बनाया गया? मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति क्या बनाया गया? उत्तरदायी बनाया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसकी, है ना। जितना भी जो मंत्री परिषद होंगे वो अपना जवाब कहाँ देंगे? वो विधानमंडल में, विधानमंडल से ही चुने जाते हैं। आपको पता है विधानमंडल के व्यक्ति होते हैं, चुने तो जनता के द्वारा जाते हैं लेकिन विधानमंडल में बैठते हैं। जैसे आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आज की डेट में क्या है हमारे यहाँ? लोकसभा है। आज की डेट में क्या है हमारे यहाँ? लोकसभा है। जिस संसद का एक सदन है, जैसे क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो आमतौर पर हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो कहाँ का होता है? लोकसभा का ही होता है प्रधानमंत्री, है ना। लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति आमतौर पर होता है। वैसे राज्यसभा से भी आप ले लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इंदिरा गांधी, एल.सी.डी. देवगौड़ा है, ये राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं 3-4 लोग हमारे यहाँ, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के जो लोग होते हैं वो निम्न सदन कहलाते हैं। और जो भी प्रधानमंत्री के अंडर में क्या क्या होती है? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्री परिषद एक काम करती है, इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये मंत्री परिषद भी आज की डेट में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको आज का उदाहरण दे रहा हूँ। जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है 75 का क्लॉज 3, 75 मतलब 75, आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में जो मंत्री परिषद रहती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। कहने का मतलब जो भी मंत्री होंगे, जो भी मंत्री परिषद में होंगे, जो भी कैबिनेट में होंगे, वो अपने मंत्रालय से संबंधित, देश से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित आंसर उत्तर कहाँ पे देंगे? जनता को। जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो कोई ना कोई तो जवाबदेही होगी उनकी, तो जवाबदेही कहाँ पे? लोकसभा के अंदर जवाबदेही होती। इसी व्यवस्था को 1935 में भी शामिल किया गया था। तो 1935 में मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। उम्मीद करता हूं आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाए होंगे, है ना। तो ये थे तीनों के तीनों अधिनियम, एक 1919 का और बीच में एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी है, और बाद में 1935 के अधिनियम को मैंने आपके सामने रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू को जो काफ़ी बार एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस का प्री उठा के देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी के देख लीजिए आप, है ना, कोई भी पुराने एनटीपीसी रेलवे के देख लीजिए, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम आप देख लीजिए, वहाँ इनसे संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए। और 1935 का अधिनियम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारतीय संविधान का जो 75% भाग है वो कहाँ से लिया गया है? वो यहीं से लिया गया है। जो व्यवस्था इसमें शामिल थी वही व्यवस्था आज की डेट में हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो ये तीनों एक्ट थे। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा ये पॉलिटी की क्लासेस इसी तरीके से लगातार क्रमिक आपको मिलती रहेंगी। आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छे तरीके से मिलती चलेंगे, और हिंदी की भी कोशिश करेंगे। हिंदी की भी क्लास आपको कुछ ही टाइम में प्रोवाइड कराई जाएंगी मेरे द्वारा, और लाइव आने का भी समय आपको बता दिया जाएगा। वो टेक्निकल फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर लिया, लाइव भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करें यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों तक, आप मैसेंजर के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें और अपने दोस्तों तक पहुंचा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर किया करें। और यदि आपने आज तक हमारे यूट्यूब चैनल को, आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। यूपीपीसीएस प्री का मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन आ चुका है।
इनकी जीएस अच्छी है, मैं जीएस ही पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं इस बात का मैं आपके सामने दावा करता हूँ। यूपी राजस्व लेखपाल का फॉर्म भरिए आने वाले दिनों में, मेहनत करते रहिए। व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इस चीज़ को आप कम समय दीजिए और पढ़ाई को ज़्यादा समय दीजिए। यही एक महत्वपूर्ण समय आपको है ना, क्योंकि दुनिया क्या करती है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। जो आपके पिछले दिनों में हुआ उसे छोड़ दीजिए, 3 साल लगे, 4 साल लगे या 2 साल आपने मेहनत करी, उसे सब छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। बी पॉजिटिव रहिए आप, डू पॉजिटिव रहिए आप, थिंक पॉजिटिव कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।